क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ परिवार लगातार दौलत बनाते जाते हैं, जबकि दूसरे उतनी ही मेहनत करने के बावजूद हमेशा तंगी में रहते हैं? यहां एक ऐसी सच्चाई है जो ज्यादातर भारतीयों को नहीं पता। जब हमें सफलता के लिए खर्च करना सिखाया जा रहा होता है, तब चीनी लोग चुपचाप इसका उल्टा कर रहे हैं, और इसी आदत ने उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे बचत करने वालों में से एक बना दिया है। मैं आज उन 10 पैसों की गलतियों का पर्दाफाश करने वाला हूं जो हर दिन भारतीयों के बैंक खाते खाली कर रही हैं। वो गलतियां जिनसे चीनी परिवार पीढ़ियों से बचते आ रहे हैं। ये सिर्फ खर्च करने की बुरी आदतें नहीं हैं, बल्कि ये एक सामान्य भारतीय जीवन शैली के रूप में छिपे हुए वित्तीय जाल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सामान्य लगने वाली खरीदारी इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपका पैसा महीने दर महीने आपसे दूर बहता रहे। पैसे को लेकर चीन का नजरिया बिल्कुल अलग है। जिसे हम भारतीय निवेश और जरूरतें समझते हैं, वे उसे दौलत का दुश्मन मानते हैं। जिसे हम स्टेटस सिंबल समझते हैं, वे उसे वित्तीय आत्महत्या मानते हैं और नतीजे खुद बोलते हैं। चीनी परिवार जिस दर पर बचत करते हैं, वह ज्यादातर भारतीयों को हैरान कर देगी। आखिरी स्ट्रेटेजी पर खास ध्यान देना यह उस चीज के बारे में है जो अभी आपके दरवाजे पर खड़ा है और आपको पता भी नहीं कि वो आपके लाखों रुपए बर्बाद कर रही है। चीनियों ने इन पैसों की बर्बादी से बचने का कोड क्रैक कर लिया है और आज आपको उनकी पूरी किताब मिलने वाली है। पहली चीज जिससे चीनी लोग बचते हैं, क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक कर्ज। ये एक तथ्य है जो आपको चौंका देगा। हमारे देश में हजारों रुपए का क्रेडिट कार्ड कर्ज रखना लगभग सामान्य बात है, लेकिन चीन में इसे एक बहुत बड़ा वित्तीय खतरे का संकेत माना जाता है। चीनी उपभोक्ताओं में बचत करने और गैर जरूरी कर्ज से बचने पर एक मजबूत सांस्कृतिक जोर है। भले ही चीन में क्रेडिट कार्ड आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल यहां से बिल्कुल अलग तरीके से होता है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि 80% से ज्यादा चीनी क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता हर महीने अपना पूरा बिल चुका देते हैं, जबकि भारत में मुश्किल से 35 से 40% लोग ऐसा करते हैं। फर्क मानसिकता का है। चीनी वित्तीय संस्कृति भविष्य से उधार लेकर आज के खर्चे चलाने के बजाय अपनी चादर के अनुसार पैर फैलाने पर जोर देती है। इसका आपके बटुए के लिए क्या मतलब है? भारत में क्रेडिट कार्ड का ब्याज औसतन 20% या उससे भी ज्यादा होता है। कुछ महीनों के लिए भी बैलेंस रखने से यह आपकी रिटायरमेंट की बचत, इमरजेंसी फंड या निवेश के अवसरों को खा जाता है। 40 की उम्र से ज्यादा के कई भारतीय इस घूमते हुए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, यह सोचते हुए कि वे इसे अगले महीने चुका देंगे। लेकिन महीने सालों में बदल जाते हैं और हजारों रुपए ब्याज में चले जाते हैं। आज आप क्या कर सकते हैं? एक व्यक्तिगत नियम बनाएं कि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल उन चीजों के लिए करेंगे जिनके लिए आप कैश में भुगतान कर सकते हैं। हर महीने अपना पूरा बिल चुकाएं, कोई अपवाद नहीं। चीनियों की तरह अपनी खर्च करने की जागरूकता बढ़ाने के लिए डेबिट या कैश का अधिक बार उपयोग करें। ब्याज के भुगतान को एक चुपचाप चोरी करने वाला चोर समझें और चीनियों की तरह आप उस चोर को अंदर आने से मना करके अपने पैसे की रक्षा कर सकते हैं। अब अगर क्रेडिट कार्ड धीरे धीरे आपका खून चूस रहे हैं, तो रुकिए जब तक आप यह नहीं देख लेते कि ज्यादातर भारतीय क्या करते हैं, जिसे देखकर चीनी लोग सिहर जाते हैं। दूसरी चीज, चीनी लोग लगातार बाहर खाने में पैसा बर्बाद नहीं करते। हमारे देश में अब एक औसत परिवार किराने के सामान से ज्यादा रेस्टोरेंट पर खर्च करता है। चीन में बाहर खाना अभी भी एक लग्जरी है, आदत नहीं। चीनी परिवार भारतीयों की तुलना में कहीं ज्यादा बार घर पर खाना बनाते हैं। भोजन को पारिवारिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है, जिसे अक्सर स्थानीय बाजारों से ताजा सामग्री का उपयोग करके रोज तैयार किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार औसत चीनी परिवार अपनी आय का केवल 11 से 15% ही बाहर खाने पर खर्च करता है, जबकि भारतीय अपने भोजन के बजट का एक बड़ा हिस्सा रेस्टोरेंट और टेकअवे पर खर्च कर देते हैं। इसे मैं आपके लिए तोड़ याचकर समझाता हूं। यदि आप दोपहर के भोजन पर 500 रुपए और रात के खाने पर 1000 रुपए हफ्ते में कुछ बार खर्च करते हैं,
तो यह महीने का 25 से 30 हजार रुपए हो जाता है। यह वह पैसा है जिसे रिटायरमेंट की बचत, कर्ज चुकाने या उस छुट्टी की ओर मौधा जा सकता है जिसका आप सपना देख रहे हैं। आपका एक्शन प्लान: हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 डिनर घर पर तैयार करें और देखें कि आपके बैंक खाते का क्या होता है। खाना पकाने को आसान और मजेदार बनाने के लिए एक स्लो कुकर या एयर फ्रायर में निवेश करें। बाहर खाने का मासिक बजट निर्धारित करें और उस पर ऐसे टिके रहें जैसे चीनी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। एक लोकप्रिय चीनी कहावत है, अन्न का अनादर करना धन खोने जैसा है। हर रेस्टोरेंट का खाना जो आप छोड़ देते हैं वह बचाया हुआ पैसा है और संभवतः आपकी वित्तीय स्वतंत्रता में जुद्धे हुए कुछ साल हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपको अब तक यह मददगार लगा? ये तो अभी शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बचत के लिए तैयार हूं। क्या आपने कमेंट किया? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर रेस्टोरेंट पर पैसा उड़ाना आपको सामान्य लगता है तो यहां कुछ ऐसा है जो वास्तव में आपके होश उड़ा देगा। एक पूरी इंडस्ट्री इस बात पर बनी है कि अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेते तो आपको गरीब महसूस कराया जाए। तीसरी चीज, चीनी लोग ब्रांडेड फैशन पर पैसा बर्बाद नहीं करते। हमारे देश में लोग सफल दिखने के लिए 20 से 25 हजार रुपए के जूतों या 70 से 80 हजार रुपए के डिजाइनर बैग पर खुशी खुशी खर्च कर देंगे। चीन में कई लोग इसे एक खराब वित्तीय निर्णय के रूप में देखते हैं। पारंपरिक चीनी संस्कृति धन को दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि संरक्षित करने के लिए मानती है। खर्च करने के मामले में विनम्रता और व्यावहारिकता में एक मजबूत विश्वास है। जबकि शहरी चीनी युवा कभी कभार फिजूल खर्ची कर सकते हैं, औसत चीनी उपभोक्ता फैशन से ज्यादा फंक्शन को महत्व देता है और ट्रेंड ड्रिवन या लोगों से ढके डिजाइनर टुकड़ों के बजाय टिकाऊ, किफायती कपड़े चुनता है। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि आप अपनी रिटायरमेंट को पहन नहीं सकते, फिर भी कई उम्रदराज भारतीय हर साल कपड़ों और एक्सेसरीज पर हजारों, यहां तक कि लाखों रुपए खर्च करते रहते हैं जिन्हें वे शायद ही कभी पहनते हैं। यहां चीनी दृष्टिकोण है, कपड़े गुणवत्ता और स्थायित्व के लिए खरीदें, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। कॉस्ट पर वियर नियम आजमाएं। एक 10,000 रुपए की जैकेट जिसे 100 बार पहना गया हो, उसकी प्रति पहनाव लागत 100 रुपए है, जबकि 2,000 रुपए की जैकेट जिसे एक बार पहना गया हो उसकी लागत ज्यादा है। अपनी अलमारी को साफ करें। बिना इस्तेमाल की हुई चीजों को बेचने से नकदी वापस मिल सकती है और आपकी खर्च करने की आदतें बदल सकती हैं। चौथी बात, चीनी लोग जुए और लॉटरी पर पैसा खर्च करने से बचते हैं। भारत में लाखों लोग जैकपॉट लगने का सपना देखते हैं। चीन में ज्यादातर लोग जुए को अपनी मेहनत की कमाई को खोने का एक त्वरित तरीका मानते हैं। चीनी संस्कृति धन को धैर्य से बनाने वाली चीज के रूप में देखती है, न कि रातों रात जीतने वाली। जबकि चीन में सरकारी लॉटरी है, जुआ काफी हद तक अवैध और सांस्कृतिक रूप से हतोत्साहित किया जाता है। इसकी तुलना भारत से करें, जहां लोगों ने 2023 में लॉटरी टिकटों पर अरबों रुपए खर्च किए, जो किताबों, फिल्मों, संगीत समारोहों और खेल आयोजनों पर किए गए खर्च से ज्यादा है। 40 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए काडिडिडेवा सच यह है कि कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि अब दौलत बनाने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वे स्क्रैच कार्ड या कैसीनो जैसे शॉर्टकट अपनाते हैं। लेकिन लॉटरी अनिवार्य रूप से उन लोगों पर एक टैक्स है जो गणित नहीं समझते। लॉटरी जीतने की आपकी संभावनाएं लगभग न के बराबर हैं। हफ्ते में 100 रुपए भी टिकट पर खर्च करने से साल में 5,000 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं। समझदारी से निवेश किया जाए तो यह समय के साथ हजारों में बदल सकता है। एक महीने के लिए अपनी जुए की आदतों को ट्रैक करें और उस पैसे को SIP या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड जैसे धन निर्माण खाते में डालें। एक क्लासिक चीनी कहावत है, किस्मत जोखिम से नहीं बल्कि संयम से आती है। जब आप स्मार्ट फैसलों के माध्यम से गारंटीड दौलत बना सकते हैं तो भाग्य का पीछा करने में अपना भविष्य बर्बाद न करें। और फैसलों की बात करें तो यहां एक ऐसा फैसला है जो चिल्लाता है, मुझे देखो, लेकिन फुसफुसाता है, मैं कंगाल हूं। पांचवी बात,
चीनी लोग दूसरों को दिखाने के लिए महंगी गाड़ियों पर पैसा बर्बाद नहीं करते। हमारे देश में आप जो कार चलाते हैं वह अक्सर कहती हैं, यह मेरी पहचान है। चीन में कई लोग चुपचाप सोचते हैं, कुछ भी कहने के लिए अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। जबकि चीन में कार का स्वामित्व बढ़ रहा है, स्टेटस के लिए कार खरीदना बहुत कम आम है। व्यावहारिकता और दक्षता खरीदारी के फैसलों का मार्गदर्शन करती है। चीनी खरीदार विश्वसनीयता, ईंधन की बचत और लंबी अवधि के मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। खासतौर पर वे परिवार जो अपने बच्चों की शिक्षा या अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 40 से अधिक उम्र के चीनी कार खरीदार अपने कम लागत वाले स्वामित्व के लिए घरेलू ब्रांड या इलेक्ट्रिक वाहन चुनते हैं, न कि उनके बैज के लिए। इसकी तुलना भारत से करें, जहां आजकल नई गाड़ी का लोन लाखों में पहुंच गया है और लोग अपनी हैसियत से बढ़कर गाड़ियां खरीद रहे हैं। अक्सर 6 या 7 साल के लोन पर लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं। 40 की उम्र से ज्यादा के कई भारतीयों को अब भी सफल दिखने का दबाव महसूस होता है, लेकिन एक महंगी गाड़ी का मतलब अक्सर कर्ज, ज्यादा बीमा और तेजी से घटती कीमत होता है। गाड़ियां पहले ही साल में अपनी कीमत का 20 से 30% खो देती हैं। यह वह पैसा है जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं? फिर से सोचें कि आप जो गाड़ी चलाते हैं वह क्यों चलाते हैं। क्या यह एक जरूरत है या एक दिखावा? पुरानी गाड़ी खरीदने पर विचार करें और किसी और को डेप्रिसिएशन का भुगतान करने दें। एक भरोसेमंद, कम ईंधन खपत वाली गाड़ी पर आएं और बचत को अपनी रिटायरमेंट या होम लोन में लगाएं। चीनी संस्कृति में सच्ची दौलत उससे मापी जाती है जो आप बचाते हैं, न कि उससे जो आप दिखाते हैं। आपकी गाड़ी आपको मंजिल तक ले जाने के लिए होनी चाहिए, न कि आपके वित्तीय भविष्य में देरी करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि गाड़ियां महंगी हैं, तो रुकिए, जब तक आप उस अदृश्य पैसे की बर्बादी का पता नहीं लगा लेते जिस पर ज्यादातर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। छठी बात, चीनी लोग गैर जरूरी बीमा पर पैसा बर्बाद करने से बचते हैं। हमारे देश में आप लगभग किसी भी चीज का बीमा करा सकते हैं, अपने पालतू जानवर के दांतों से लेकर अपनी कॉफी मशीन तक। चीन में लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? चीनी उपभोक्ता बीमा के मामले में सतर्क और बहुत समझदार होते हैं। ज्यादातर परिवार केवल आवश्यक पॉलिसियों का विकल्प चुनते हैं जो वास्तविक जोखिम से बचाती हैं, न कि हर संभव असुविधा से। एक रिपोर्ट बताती है कि चीनी बीमा मुख्य रूप से स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों पर केंद्रित है, जिसमें ओवरलैपिंग या अत्यधिक पॉलिसियों में न्यूनतम रुचि है। इसकी तुलना भारत से करें, जहां कई उपभोक्ता जरूरत से ज्यादा बीमा करवाते हैं। कई जीवन बीमा पॉलिसियां महंगे एड ऑन और वारंटी रखते हैं, जिनका वे कभी उपयोग नहीं करते। क्या होगा अगर का डर अक्सर ऐसी पॉलिसियों की ओर ले जाता है जो हर महीने बिना वास्तविक मूल्य प्रदान किए पैसा खाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ अपने बीमा कवरेज का पुनर्मूल्यांकन करना समझदारी है। 40 और उससे ज्यादा उम्र के कई भारतीय डुप्लीकेट जीवन बीमा के लिए भुगतान करना जारी रखते हैं जब उनके बच्चे बड्डी में हो चुके होते हैं। ये आपके वित्तीय बाल्टी में चुपचाप होने वाले रिसाव हैं। अपनी हर बीमा पॉलिसी की समीक्षा करें। घर, गाड़ी, जीवन, स्वास्थ्य, पालतू जानवर, गैजेट्स। खुद से पूछें, क्या यह मुझे वित्तीय आपदा से बचाता है या सिर्फ छोटी मोटी असुविधाओं के लिए मन की शांति प्रदान करता है? फालतू या कम मूल्य वाली पॉलिसियों को हटा दें और उन बचतों को निवेश या कर्ज चुकाने में लगाएं। हर गैर जरूरी पॉलिसी वह पैसा है जो आप कभी दोबारा नहीं देखेंगे। चीनियों की तरह जो वास्तव में मायने रखता है उसकी रक्षा करें और जो नहीं करता उसकी रक्षा के लिए भुगतान करना बंद करें। अब बीमा शायद आपके बटुए को मासिक रूप से खाली करता है, लेकिन यह अगली आदत आपके बैंक खाते पर तुरंत और बार बार हमला करती है। 7वीं बात, चीनी लोग आवेग में आकर खरीदारी पर पैसा बर्बाद नहीं करते। क्या आप कभी टूथपेस्ट के लिए दुकान में गए और 5,000 रुपए खर्च करके बाहर निकले? चीन में इस तरह का खर्च लोगों को हैरान कर देगा। चीनी वित्तीय आदतें योजना बनाने, देरी से संतुष्टि पाने और लंबी अवधि की सोच पर जोर देती हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के उदय के बावजूद चीनी उपभोक्ता एक कार्ट भरने और फिर वास्तव में चेकआउट करने से पहले कभी कभी दिनों तक इंतजार करने की अधिक संभावना रखते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि चीनी खरीदार अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में काफी अधिक सोच विचार करके खरीदारी करते हैं। अक्सर सस्ती चीजों को भी खरीदने से पहले कई बार रिसर्च करते हैं। भारतीयों पर अभी खरीदें बाद में भुगतान करें के विकल्पों और एक क्लिक चेकआउट की बमबारी होती है। यह आसानी आवेगपूर्ण खरीदारी को बढ़ावा देती है, खास तौर पर उन वयस्कों में जो तनाव से राहत या भावनात्मक पलायन के रूप में खर्च का उपयोग कर सकते हैं। 40 से अधिक उम्र के भारतीय अक्सर कहते हैं कि वे एक लंबे दिन के बाद एक ट्रीट के हकदार हैं, लेकिन ये ट्रीट साल में हजारों या लाखों तक जुड़ सकते हैं और शायद ही कभी बजट में नियोजित होते हैं। 48 घंटे के नियम का उपयोग करें। किसी भी गैर जरूरी खरीदारी को पूरे 2 दिनों के लिए टाल दें। खुद से पूछें, क्या मैं इसे तब भी चाहता अगर यह सेल पर नहीं होता? प्रमोशनल ईमेल और ऐप्स से अनसब्सक्राइब करें जो गैर जरूरी खरीदारी को बढ़ावा देते हैं। एक चीनी कहावत है, छोटी इच्छाओं को बड़ी योजनाओं को नष्ट न करने दें। हर आवेगपूर्ण खरीदारी अभी और बाद में के बीच एक विकल्प है और चीनी लगभग हमेशा बाद में चुनते हैं। अगर आवेगपूर्ण खरीदारी बुरी है तो जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपको चौंका देगा। यह कुछ ऐसा है जिसे आपने शायद पिछले साल ही अपग्रेड किया है। 8वीं बात, चीनी लोग लगातार टेक डिवाइस अपग्रेड करने पर पैसा बर्बाद नहीं करते। भारत में एक नया फोन आता है और लोग रात भर लाइन में लग जाते हैं। चीन में कई पूछते हैं, क्या मेरा मौजूदा फोन अभी भी काम करता है? तो इसे क्यों बदलें? चीनी उपभोक्ता, खासतौर पर 35 से अधिक उम्र के, इलेक्ट्रॉनिक्स को बदलने से पहले उनके उपयोगी जीवन को अधिकतम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक रिपोर्ट से पता चला है कि चीनी स्मार्टफोन उपयोगकर्ता अपने डिवाइस को औसतन 28 से 32 महीने तक रखते हैं, जो भारत के औसत से ज्यादा है। यह मूल्य बनाए रखने और बर्बादी से बचने में एक गहरी जड़ें जमा चुके विश्वास से आता है। हर साल अपग्रेड करना आधुनिक नहीं बल्कि फिजूल खर्ची के रूप में देखा जाता है, खास तौर पर जब मॉडल के बीच सुधार अक्सर मामूली होते हैं। टेक्नोलॉजी का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, महंगा है। वह 1 लाख रुपए का फोन अपग्रेड शायद केवल 10% अधिक गति या कैमरा गुणवत्ता जोड़ता है, लेकिन अगर लोन पर लिया जाए तो आपको हजारों का ब्याज देना पड़ता है। जब आप स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप, ईयरबड्स और टीवी पर विचार करते हैं तो वे छोटे अपग्रेड आपके वित्तीय भविष्य में एक बड़ा रिसाव बन जाते हैं। डिवाइस को अपग्रेड करने से पहले 3 साल जैसी न्यूनतम उपयोग अवधि निर्धारित करें। वारंटी के साथ रिफर्बिश्ड टेक खरीदें और तुरंत 40% तक बचाएं। एक डिवाइस आपकी सेवा करता है या नहीं, इस पर ध्यान दें। चीनी घरों में नवीनता से ज्यादा उपयोगिता मायने रखती है। अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने के लिए आपको अपना फोन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है उसका उपयोग करें, बाकी बचाएं और हर छोटे गए अपग्रेड के साथ अपनी वित्तीय शक्ति को बढ़ते हुए देखें। अब मैं आपके अनुभव के बारे में उत्सुक हूं। इन खर्च करने की आदतों में से कौन सी आपके लिए सबसे ज्यादा सटीक बैठती है? शायद यह रेस्टोरेंट के बिल हैं, या वे क्रेडिट कार्ड बैलेंस, या वह गाड़ी की किश्त। अपनी सबसे बड़ी पैसे की बर्बादी को कमेंट में साझा करें। कभी कभी इसे स्वीकार करना ही इसे ठीक करने का पहला कदम होता है। टेक अपग्रेड हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन वे उस पैसे के गड्ढे की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसमें 70% भारतीय अभी बैठे हैं। 9वीं बात, चीनी लोग जरूरत से बड़े घरों पर पैसा बर्बाद नहीं करते। हमारे यहां कहते हैं, या तो बड्ढा करो या घर जाओ। चीन में वे कहते हैं, छोटा रहो ताकि तुम बड़ा हो सको। चीनी संस्कृति स्थानिक अधिकता पर वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देती है। बहुपीढ़ी का रहन सहन, मामूली वर्ग फुट और कुशल डिजाइन न केवल आम है बल्कि उन्हें पसंद किया जाता है। शंघाई जैसे प्रमुख शहरों में भी 3 लोगों के परिवार के लिए औसत घर का आकार लगभग 800 से 1000 वर्ग फुट है। इस बीच भारत में नए घर का औसत आकार अक्सर इससे कहीं ज्यादा होता है, जिसमें अतिरिक्त कमरे होते हैं।
जो अप्रयुक्त रहते हैं लेकिन फिर भी ज्यादा लागत के साथ आते हैं। होम लोन, टैक्स, बीमा, उपयोगिता और रखरखाव। 40 से ज्यादा उम्र के कई भारतीय घर अमीर नकद गरीब होते हैं। वे बच्चों के चले जाने के बाद भी बड़े घरों में रहते हैं, फिर भी रिटायरमेंट के लिए धन जुटाने, कर्ज चुकाने या चिकित्सा बिलों को संभालने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बड़ा घर अक्सर सुरक्षा जैसा लगता है, लेकिन आर्थिक रूप से यह एक बोझ बन सकता है। अपने स्थान का मूल्यांकन करें। क्या आप उन कमरों को गर्म करने, ठंडा करने, साफ करने या बीमा करने के लिए भुगतान कर रहे हैं जिनका आप शायद ही कभी उपयोग करते हैं? छोटे घर में जाने या आय के लिए अपने घर का हिस्सा किराए पर देने का पता लगाएं। एक पारंपरिक चीनी वाक्यांश कहता है, खाली कमरे खाली जेब बनाते हैं। स्थान को आपके जीवन की सेवा करनी चाहिए, न कि उसे निचौड़ ढाना चाहिए। एक छोटा घर एक बद्धा जीवन हो सकता है, जिसमें कम तनाव, अधिक स्वतंत्रता और उन चीजों पर खर्च करने के लिए पैसा हो जो वास्तव में मायने रखती हैं। और यह हमें हमारे अंतिम सबक पर लाता है, जो शायद सभी में सबसे शक्तिशाली है। 10वीं बात, चीनी लोग हमेशा पूरी कीमत चुकाकर पैसा बर्बाद नहीं करते। भारत में हमें सिखाया जाता है कि जो कीमत टैग पर है वही कीमत है। चीन में कई लोगों का मानना है कि अगर आप मोल भाव नहीं कर रहे हैं तो आप ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। मोल भाव चीनी वित्तीय संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है, चाहे बाजारों में, उपकरणों की दुकानों पर या सेवाएं लेते समय। कई चीनी उपभोक्ता मोल भाव करने की उम्मीद करते हैं और अगर वे नहीं कर पाते तो अक्सर चले जाते हैं। ई कॉमर्स में भी चीनी खरीदार ऐसे ऐप्स का उपयोग करते हैं जो ग्रुप बाइंग, डील हंटिंग और मूल्य तुलना को पुरस्कृत करते हैं। मानसिकता साफ है, पूरी कीमत चुकाना लगभग रणनीति की विफलता है। हमारे देश में यह व्यवहार कम आम है, खास तौर पर उन वयस्कों में जो मोलभाव करने में असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप सोच से ज्यादा मोलभाव कर सकते हैं। उपकरण, केबल और इंटरनेट प्लान, चिकित्सा बिल, घर की मरम्मत, फर्नीचर और कारें। ज्यादातर भारतीय वर्षों में केवल कीमतों को निश्चित मानकर हजारों खो देते हैं। रिटायरमेंट में बचाया गया हर रुपया 1 रुपया है, जिसे आपको वापस कमाने की जरूरत नहीं है। एक चीनी मान्यता है, जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलता। मोल भाव करना अशिष्टता नहीं है, यह व्यवहार में ज्ञान है। पैसे बचाने के लिए आपको आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इरादे से काम करने की जरूरत है। ये 10 सिद्धांत सिर्फ पैसे बचाने के टिप्स नहीं हैं, वे स्थायी धन बनाने की दिशा में एक पूरी मानसिकता का बदलाव है। चीनी समझते हैं कि बचाया गया हर रुपया 1 रुपया है, जो आपके लिए काम कर सकता है, समय के साथ बढ़ सकता है और उस वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण कर सकता जिसके आप हकदार हैं। तो मेरा सवाल आपके लिए यह है, इन 10 रणनीतियों में से कौन सी आज आप शुरू करने जा रहे हैं? नीचे कमेंट करें और मुझे अपनी गेम प्लान बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और यह देखना पसंद करता हूं कि आप अपने वित्त पर कैसे नियंत्रण कर रहे हैं। आपका भविष्य का आप अभी शुरू करने के लिए आपका धन्यवाद करेगा।